नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में 6.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों से दहला मणिपुर, असम और पश्चिम बंगाल। बिहार झारखंड में भी कांपी धरती। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर दूसरे दिन जारी रही आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। अब तक 6 आतंकी ढेर, 7 जवान शहीद। प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकी हमला। दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित, सुरक्षा बलों का अभियान जारी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक शोध को आसान बनाने पर जोर। सरकारी योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करने की बताई जरूरत। दूसरा दिन आज। और भारत 7वीं बार बना सैफ चैंपियन। फाइनल में अफगानिस्तान को 2-1 से दी मात। कप्तान क्षेत्री के अतिरिक्त समय में गोल से मिली जीत। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सोमवार तड़के पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश के कई हिस्से में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। घबराहट में लोग घरों से बाहर आ गए हैं। आपको बता दें कि 6.7 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र मणिपुर की राजधानी इम्फाल के करीब था। भूकंप के झटके पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बात कर हालात की जानकारी ली है। भूकंप के झटके पूर्वोत्तर भारत में कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। भारत में असम, बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित कई राज्यों में ये झटके महसूस किए गए हैं। Sleep then. When I got up, I normally get up at around 5:15. Today I got up at 4:40, feeling bit unusual. About 4:25 in the morning, suddenly found that doors are trembling, and the fan is also a little bit of swindling. So could not able to understand, but ultimately when opened the TVs and all, then I found out there was a earthquake. राहुल घोष स्थानीय पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम ताजा अपडेट लेंगे। राहुल, शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है? गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में एक आध बिल्डिंग में दरार अब नजर आया है, लेकिन अगर गुवाहाटी से बाहर जाए तो जो अब तक जो मेजर जो क्षति की खबर पहुंच रही है हम तक, वो है मणिपुर से। इम्फाल में काफ़ी बिल्डिंग के दीवार ढह गया है और जानकारी के हिसाब से एक आदमी मारा जा चुके हैं अभी तक और करीबन 20 लोग घायल हैं। इम्फाल के मणिपुर की बात करें, क्योंकि मणिपुर इम्फाल से करीबन 35 किलोमीटर दूरी पर एपिसेंटर बताया जा रहा है, तमेंगलोंग में, जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है। लेकिन एक बात करें कि गुवाहाटी की बात करें, क्योंकि ये मणिपुर से सटा हुआ है, तो अब यहाँ पे करीबन 4:35 पर करीबन सारे बिल्डिंग लड़खड़ाने लगे और लोगों को ये समझ में नहीं आया कि तड़के सुबह वो सारे लोग सोए हुए थे, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद जब तक उनको समझ में आया तब तक मतलब पूरा बिल्डिंग हिल चुका होता था। तो अफरा तफरी में सारे लोग, जितने भी मतलब बिल्डिंग में रह रहे लोग हैं, सारे लोग नीचे आ गए और करीबन 25 से 30 सेकंड तक ये चलता रहा। तो लोग अब बहुत ही खौफ में है कि दोबारा आफ्टर शॉक ना आ जाए, क्योंकि उनके मन में अभी भी नेपाल का जो छवि है वो काफी ताजा है। वो नेपाल में क्या हुआ था, तो वो ये नहीं चाह रहे हैं कि वो नेपाल जैसा चीज यहाँ पे उसका पुनरावृत्ति हो। तो काफी संभल कर रह रहे हैं, काफी चौकन्ने रह रहे हैं वो। और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो दीवार है वहाँ पे मेजर क्रैक एक आया है, एक औरत यहाँ पे घायल हुआ है। जी तो राहुल, जी 6.7 काफी ज्यादा तीव्रता है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। राहत और बचाव के लिए क्या कुछ इस वक्त स्टेप्स उठाए गए हैं? जी देखिए,
यहाँ पे असम डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी टोल फ्री नंबर है, जितने भी हेल्पलाइन नंबर है, सारे नंबर्स एक्टिव कर दिया गया है। और अब कल जो यहाँ पे जो राहत के जो जुड़े हुए लोग हैं वो काफ़ी सुबह से ही लगा हुआ है कि पहले तो ये रिपोर्ट उनको इकट्ठा करना होता है कि कहीं पे डैमेज ना हुआ हो। लेकिन असम की बात करें तो वैसे उस डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में वो सेंसिटिविटी लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे मॉक ड्रिल्स होता रहता है, समय समय पर लोगों को चौकन्ना किया जाता है, लोगों को भूकंप के दौरान क्या क्या करना चाहिए। तो लोग यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये हाई सेस्मिक जोन में आता है गुवाहाटी या असम या पूर्वोत्तर, तो यहाँ के लोग अमूमन इनको पता होता है कि भूकंप होने से क्या होता है, क्या कुछ करना होता है। लेकिन आज का अगर तीव्रता बोले तो आज के झटका जो इनको महसूस हुआ है वो काफी एक जोर का झटका था, काफी तेज था, क्योंकि तीव्रता भी ज्यादा थी। राहुल, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले के दूसरे दिन रविवार को भी विस्फोट और गोलीबारी होती रही, और इस दौरान यहां छिपे कम से कम 2 और आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले शनिवार को हुए हमले में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादी मार गिराए थे। इस अभियान में अब तक एक गार्ड कमांडो, एक एनएसजी अधिकारी और डीएससी के 5 जवान समेत 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं, जबकि 17 सुरक्षाकर्मी जख्मी भी हुए हैं। पठानकोट वायुसेना अड्डे के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर जेएस धमून ने कल शाम बताया कि अभियान अब भी जारी है और आतंकवादियों से मुठभेड़ जो है वो चल रही है। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने कल रुक कर गोलीबारी की और रात करीब 9:30 बजे आखिरी बार गोलीबारी हुई। रात भर ऑपरेशन चलता रहा और जो एनकाउंटर उसके बाद शुरू हुआ उस एनकाउंटर वो एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। तो अभी बताया नहीं जा सकता कि खत्म हुआ है कि नहीं, उसमें कितने टेररिस्ट थे, तो ये अभी नहीं बताया जा सकता। सुखजिंदर कुमार स्थानीय पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सुखजिंदर, चूंकि इस तरह की खबरें मिली हैं, जानकारी मिली है कि रात में भी रुक कर जो है गोलीबारी होती रही, फिलहाल क्या स्थिति है? कि फिलहाल अभी भी जो है हेलीकॉप्टर से पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है और हेलीकॉप्टर लगातार ऊपर से चक्कर लगा के इस चीज को जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार आतंकी छुपे कहाँ बैठे हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और रुक रुक के फायरिंग हो रही है। और अगर बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के जो एयरफोर्स कमांडिंग है जेएस दामू, उन्होंने इस बात की कल पुष्टि की है कि 4 आतंकी जो है वो मार गिराए जा चुके हैं और जो जवान है वो करीब 7 के करीब शहीद हुए हैं। और ये जो आतंकी हैं ये दीवार फांद कर मेस की तरफ से अंदर घुसे थे जी। और तब से लेकर अब तक जो है वो फायरिंग लगातार जारी है। और पहले दिन 9:30 बजे तक रात जो है वो फायरिंग होती रही है और कल से अब तक जो है वो रुक रुक के फायरिंग हो रही है। जी शुक्रिया सुखजिंदर हमसे बातचीत के लिए, और आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। पठानकोट के ताजा हालात पर विचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव और विदेश सचिव शामिल रहे। माना यह जा रहा है कि बैठक में इस बात पर विचार हुआ है कि पाकिस्तान के साथ नए सिरे से होने जा रही बातचीत पर आतंकी हमले का कितना असर पड़ सकता है। इससे पहले दिन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने प्रधानमंत्री को पठानकोट वायुसेना ठिकाने के ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। दोनों कर्नाटक के तुमकुरु में HAL के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। पठानकोट में जिस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उससे शक की सुई पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर जा रही है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन का नाम सामने नहीं आया है, और इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए व्यापक परामर्श की शुरुआत कर दी है। पठानकोट में हुए हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। केंद्रीय गृह सचिव ने भी फिलहाल किसी का नाम लेने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ऐसे हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद का हाथ रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पिछले साल अगस्त से लेकर अभी तक 40 आतंकी मारे जा चुके हैं।
active intelligence inputs and advanced information and the quick action taken by the security forces, especially the Air Force, we have been able to ensure that there is no damage to the assets of the Air Force, and that therefore the main aim of the terrorists, the apparent main aim of the terrorists, stands defeated. आतंकी हमले पर जानकारी देते हुए गृह सचिव ने बताया कि आतंकियों का मंसूबा एयरबेस के टेक्निकल विंग तक घुसना था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी हमले का अलर्ट तो था, लेकिन हमला कहां होगा इसकी पुख्ता जानकारी नहीं थी। Attack in Pathankot was not known, so NSG was there waiting for instruction, basically on the alert and in standby mode. NSG entered the Air Force base the moment the attack took place. There was no way of knowing whether the attack would be on Air Force or Army or somewhere else. उधर विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले पर आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुराने अनुभवों का सहारा लेने के लिए सभी पूर्व विदेश सचिवों और पाकिस्तान में भारत के सभी पूर्व उच्चायुक्तों की बैठक बुलाई। बैठक में खास तौर पर 15 जनवरी को इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ भारत की रणनीति पर अनौपचारिक चर्चा हुई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी कहा कि 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाले विदेश सचिव स्तर की बातचीत में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आई है। सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, सवाल विदेश नीति का है। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब भी बैठकर बातचीत के लिए आगे बढ़ने की बात करते हैं तो पाकिस्तान के किसी आतंकवादी समूह की तरफ से ऐसा ही जवाब आता है। सवाल यह है कि आगे आने वाले दिनों में विदेश सचिवों की बातचीत होगी या नहीं होगी। अभी तक की सूचना के अनुसार दोनों विदेश सचिव मिलेंगे और भारत की तरफ से यह कहा जाएगा कि पाकिस्तान इस तरह की घटनाओं को रोक सकता है या नहीं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद देश के कई शहरों में हाई अलर्ट है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए खुफिया विभाग ने दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। खुफिया विभाग के सूत्रों के अनुसार आतंकी दिल्ली में हमला कर सकते हैं। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आप देखोगे सब जगह एरिया में सभी जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है, चेकिंग की गई है और सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि बिल्कुल अलर्ट रहें और उनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्विक हो। आतंकियों ने ट्रेनों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। धमकी के बाद राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोई भी हमको अगर मिलती है शिकायत या कोई भी इस तरीके का मैसेज मिलता है उसको सीरियसली लेता है और जब हमको क्लियरेंस सिक्योरिटी एजेंसी से मिल जाता है तभी गाड़ी का मूवमेंट आगे हम लोग करते हैं। खुफिया विभाग के अनुसार आतंकी आगरा और धर्मशाला में भी आतंक फैलाने की फिराक में है। लिहाजा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सूचनाएं ऐसी मिल रही हैं कि 72 घंटे के अंदर दिल्ली से कानपुर की तरफ जो हमारी इम्पोर्टेंट ट्रेन हैं, विशेषकर राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी है, दुरंतो है, स्वर्ण जयंती है, इनमें आतंकवादियों द्वारा बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। खुफिया विभाग ने देश के कई शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के बाद उन जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है जहां आतंकी हमले का खतरा है। गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट में हुए आतंकी हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि खुफिया विभाग की सूचना की वजह से बड़ा आतंकी हमला जो है वो टल गया। उधर कांग्रेस इसे खुफिया विभाग की असफलता बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सुरक्षा को लेकर सरकार की प्लानिंग पूरी तरह से विफल है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुफिया एजेंसी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अगर आतंकी हमले का अलर्ट नहीं होता तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता था। उधर कांग्रेस का कहना है कि पठानकोट में हुआ आतंकी हमला खुफिया विभाग की नाकामी है। हमला करने के बाद ये लोग अंदर एयरबेस में, ठीक है, टेक्निकल एरिया में तो नहीं घुस पाए, लेकिन एयरबेस में घुस गए और इंटेलिजेंस, कहते हैं कि इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है। कौन सी कामयाबी है ये? बीजेपी का कहना है कि आतंकियों को जवाब देने के लिए सेना सक्षम है।
आतंकवाद या आतंकवाद के आका अगर शांति और अमन के रास्ते में इसी तरह की बाधाएं पैदा करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब हमारे सुरक्षा बल देने में सक्षम है। रक्षा मामलों के जानकारों का भी कहना है कि खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल की कमी है। इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तालमेल नहीं है, इतने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं तालमेल में नहीं है, सिक्योरिटी गैदरिंग एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी भेजती है आगे उसका तालमेल नहीं है कि किसको मिली, किसने रिएक्ट किया, क्या फीडबैक आया, वो नहीं है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद सीमाओं पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। उच्च स्तरीय बैठकें भी जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल एक हाई लेवल बैठक की। बैठक में पाकिस्तान में कार्यरत रहे पूर्व उच्चायुक्तों और पूर्व विदेश सचिवों के साथ पड़ोसी देश को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने एस.के. लांबा, जी पार्थसारथी, श्याम शरण, शिवशंकर मेनन, सत्यव्रत पॉल, शरद सभरवाल और टी.सी.ए. राघवन के साथ पाकिस्तान के बारे में रणनीति पर कूटनीतिक चर्चा की। पठानकोट में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को वाराणसी और पटना में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। वाराणसी में गंगा घाट पर आरती करते शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। पटना में मोमबत्ती जलाकर लोगों ने शहीदों को याद किया। और इस साल दिसंबर तक भारत बांग्लादेश सीमा पर पूरी तरह सील कर दी जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। राजनाथ सिंह ने रविवार को करीमगंज क्षेत्र में भारत बांग्लादेश की खुली सीमा का निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने कहा कि सीमा को पहले ही पूरी तरह सील कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। आज गृह मंत्री भारत बांग्लादेश सीमा के धुबरी सेक्टर का दौरा करेंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि जिन वजहों से करीमगंज जिले में बीते साल नवंबर से सीमा सील करने की दिक्कत आई है, उन मुद्दों पर बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत हुई है और उसे सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ जांच नहीं कर रही है। सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को खनन और चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच से बचा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसके बदले एनडीए सरकार बीजेडी से विधेयकों को पारित कराने में मदद चाहती है। सीबीआई सरकार के इशारे पर चलती है और सरकार ने उन सीबीआई को कह दिया है कि इस जांच को आप और धीरे से करिए। जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि बीजेपी सांसद और केंद्र में मंत्री जोएल ओरांव ने बयान दिया है कि केंद्र सरकार का रुख बीजेडी सरकार के घोटालों की जांच को लेकर नरम है। हालांकि जोएल ओरांव ने ऐसे किसी भी बयान से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। मैं कहीं नहीं बताया कि बीजेपी बीजेडी का अंडरस्टैंडिंग है या सीबीआई किसी के द्वारा प्रभावित है।
जोएल ओरांव दावा कर रहे हैं कि सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि ओडिशा में चिट फंड और खनन घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सम विषम फॉर्मूले के तहत आज सम संख्या वाली गाड़ी चलेंगी। इस योजना की असली परीक्षा आज यानी कि सोमवार को माना जा रहा है। योजना को कारगर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने खास तैयारियां की हैं। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सड़कों पर करीब 9,000 बसें उतारी गई हैं, जिसमें 4,500 बसें डीटीसी की और बाकी 3,000 बसें स्कूल और करीबन 1,500 बसें क्लस्टर होंगी। 45 टीमें अलग से बनाई गई हैं जो बसों के खराब होने पर तुरंत उन्हें ठीक करने में मदद करेंगी। विजिलेंस टीमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो ऑटो और टैक्सी वालों की मनमानी पर निगाह रखें। हम लोग 64 लाख लोगों को अगर वो यात्रा के लिए सड़क पर आते हैं अपनी बस से, हम उनको सुविधा प्रदान करेंगे। अगर वो कार छोड़ करके सड़क पर आते हैं तो कल 64 लाख लोगों को हम सुविधा देने में आज की तारीख में सक्षम है। इस तरह से इसलिए किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का दूसरा दिन है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार देश में वैज्ञानिक शोध करना आसान बनाएगी। उन्होंने सरकारी योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी शामिल करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री तुमकुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एनर्जी, एम्पैथी और इक्विटी। रविवार को प्रधानमंत्री ने 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर इन्हीं 5 ई फॉर्मूले पर फोकस करने की सलाह दी। उन्होंने मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मेक इन इंडिया को सफल बनाना है तो इसी फॉर्मूले पर काम करना होगा। of what I call 5 E's of that inquiry and engineering. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विज्ञान और शोध को आसान बनाया जाएगा। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा और शोध पर ज्यादा जोर देने की बात कही। उन्होंने पर्यावरण में परिवर्तन को लेकर चिंता भी जताई। We must understand the impact of climate change on our weather, biodiversity, glaciers and oceans, and how to adjust to them. We must strengthen our ability to forecast natural disasters. साइंस कांग्रेस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर डिवीजन का शिलान्यास भी किया, जहां रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर भी मौजूद थे। This Make in India project of HAL, I believe in next 2 years we are planning to have a helicopter flying from this facility. Will create thousands of jobs in this rural part of Karnataka and will put Karnataka firmly on the aeronautical space of India. ये दूसरा मौका है जब मैसूर में विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश से 500 से ज्यादा वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता AB बर्धन का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में स्थित पार्टी मुख्यालय में रखा जाएगा। 92 साल के AB बर्धन का शनिवार रात निधन हो गया था। पिछले महीने 7 दिसंबर को पैरालाइसिस अटैक के बाद उन्हें दिल्ली के GB पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार रात उनका निधन हो गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने AB बर्धन के निधन पर शोक जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों ने AB बर्धन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें गरीब और मजदूरों की आवाज उठाने वाला नेता बताया है। उसके प्रयत्न कर रहे हैं, इनके चेहरों को देख लो, इनको पहचान लो। AB बर्धन का जीवन वंस अ कम्युनिस्ट ऑलवेज अ कम्युनिस्ट के सिद्धांत को पूरी तरह से चरितार्थ करता है। एक नजर AB बर्धन के राजनीतिक सफर पर।
मैं ये कहता हूं कि उनके सारे ये रंगीन सपना चूर चूर होकर रह जाएंगे। मजदूर आंदोलन और वामपंथी राजनीति का चेहरा रहे अर्धहिंदू भूषण बर्धन यानी एबी बर्धन का जन्म 25 सितंबर 1925 में सेलहट में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बर्धन के पिता नागपुर में रेलवे अधिकारी थे, इसलिए उनका ज्यादा समय वहीं बीता। 40 के दशक में ही वो छात्र आंदोलन से जुड़ गए और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF के सक्रिय छात्र नेता के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 1941-42 में वो नागपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। बर्धन ने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। विभिन्न आंदोलनों की वजह से 20 बार वो गिरफ्तार हुए और 4 साल जेल में भी बिताए। 1957 में उन्होंने नागपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1967 और 1980 में वे नागपुर लोकसभा से चुनाव में उतरे, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सके। इसके बाद वे संगठन की राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो गए। वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के महासचिव बने, जो भारत का सबसे पुराना मजदूर संगठन है। 80 के दशक में CPI के राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य के तौर पर वो दिल्ली आए और 90 के दशक में पार्टी के उप महासचिव बने। 1996 में पार्टी महासचिव इंद्रजीत गुप्ता के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद AB बर्धन ने पार्टी की बागडोर संभाली और मार्च 2012 तक इस पद पर रहे। उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग मोर्चों पर काम किया, लेकिन देश के मजदूर आंदोलन में योगदान के लिए बर्धन को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऐसे नौजवानों को अफगानिस्तान के मजार शरीफ में रविवार को भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, लेकिन हमले में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है और दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। अफगानिस्तान पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने गोलीबारी करते हुए वाणिज्य दूतावास में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमले को नाकाम कर दिया। अब तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर भारतीय वाणिज्य दूतावास के करीब एक इमारत में छिप गए। सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच गोलीबारी चल रही है। नेपाल में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए 3 प्रमुख राजनीतिक दल और मधेशी फ्रंट ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन CPN, UML और CPN माओवादी, मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट ने काठमांडू में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर बातचीत की। इसमें मधेशियों ने 11 मांगों की सूची सौंपी है। बातचीत के बाद दोनों पक्ष समाधान के लिए कार्यबल बनाने पर राजी हुए। और इसी बीच नए संविधान के खिलाफ आंदोलन कर रहे मधेशी फ्रंट में मतभेद की खबर आ रही है। फ्रंट में शामिल सद्भावना पार्टी कल प्रधानमंत्री के आवास पर हुई बैठक में शामिल नहीं हुई। और भारत 7वीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ कप जीतने में कामयाब रहा। कल तिरुवनंतपुरम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 2-1 से हरा दिया। कप्तान सुनील क्षेत्री के अतिरिक्त समय में किए गए गोल की बदौलत भारत चैंपियन बनने में कामयाब रहा। भारत ने पहले गोल से पिछड़ने के बाद वापसी की और बाद में अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में 6.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों से दहला मणिपुर, असम और पश्चिम बंगाल। 1 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर दूसरे दिन जारी रही आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। अब तक 6 आतंकी ढेर, 7 जवान शहीद। प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकी हमला। दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित, सुरक्षा बलों का अभियान जारी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक शोध को आसान बनाने पर जोर। सरकारी योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करने की बताई जरूरत। दूसरा दिन आज। और भारत 7वीं बार बना सैफ चैंपियन। फाइनल में अफगानिस्तान को 2-1 से दी मात। कप्तान क्षेत्री के अतिरिक्त समय में गोल से मिली जीत।